वेरी गुड इवनिंग। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और पहला सवाल है, अ कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल डिबेंचर या फुल कन्वर्टेबल डिबेंचर? बताइए, एक कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल कर सकती है, रिडीमेबल डिबेंचर कर सकती है, फुल कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू हो सकते हैं। रिडीमेबल इक्विटी, अच्छा रिडीमेबल का मतलब होता है जिसको अपन रीपेमेंट करेंगे, ठीक है ना? फ्यूचर में किसी डेट में हम इसको रीपेमेंट करेंगे, यानी लौटा देंगे, पैसे लौटा देंगे। तो इक्विटी शेयर जब कंपनी लेती है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेती है, वो तो लॉन्ग टर्म बिजनेस में रहता है। उसको हम रीपेमेंट थोड़ी करते हैं, हम रीपेमेंट के मकसद से कंपनी नहीं लेती है पैसा। आप कंपनी के ओनर बन रहे हो और ओनर इस विचार से पैसे थोड़ी लगाएगा किसी कंपनी में कि 5 साल या 10 साल बाद मैं पैसे निकाल लूंगा। प्रेफरेंस शेयर वाले निकाल सकते हैं, डिवेंचर वाले तो निकाल सकते हैं पैसा, ठीक है, वो तो एक तरह से डेट है। प्रेफरेंस वाले भी ले सकते हैं पैसा, तभी तो प्रेफरेंस शेयर में जा रहे हैं। बट इक्विटी शेयर, ये लोग तो को ओनर होते हैं, और ओनर अपना पैसा निकालने का मन में ऐसे रख के थोड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ओनर्स, ये ए इज द करेक्ट आंसर। कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती कि फाइनेंसेस क्या हो जाएंगे फिर। अगर इक्विटी वाले भी पैसा निकालने लगे तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब हो जाएगी फिर तो। डिबेंचर वाले मांगते हैं पैसा, समझ में आता है, वो तो बता के देते हैं कि भैया हम पैसा दे रहे हैं, हमें चाहिए। प्रेफरेंस वाले भी एक तरीके से उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, भाई अपना पैसा निकाल सकते हो लोग, मांग सकते हैं। डिबेंचर वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर वालों अगर वो भी पैसा मांगने लेंगे तो फिर कंपनी कैसे सस्टेन कैसे करेगी? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, देखिए, एक कंपनी कैन परचेज इट्स ओन, एक कंपनी क्या परचेज कर सकती है? ओन यानी खुद के शेयर्स परचेज कर सकती है क्या? खुद के प्रेफरेंस शेयर परचेज कर सकती है, खुद के डिबेंचर परचेज कर सकती है, या इनमें से सभी? बिल्कुल इक्विटी परचेज कर सकती है। कंपनी अपनी ही इक्विटी शेयर मार्केट से परचेज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर वो भी कर सकती है। डिबेंचर बिल्कुल करती ही है कंपनी डिबेंचर। ऑल ऑफ द, सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज डिटरमिन्ड बाय, जो कंपनी शेयर इशू करती है तो उस पे कितना प्रीमियम चार्ज करेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑप्शन है कंपनी का लॉ बोर्ड, या गवर्नमेंट इशूइंग कंपनी यानी वो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, शेयर लॉन्च कर रही है क्या वो, या सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर सेबी? कौन तय करता है कि प्रीमियम कितना चार्ज किया जाएगा शेयर्स पे? इसका जवाब है, जो कंपनी इशू कर रही है वही बताएगी कि हमें कितना पैसा प्रीमियम का चाहिए। वही डिसाइड करती है कि हमें कितना पैसा प्रीमियम का चाहिए। इशूइंग कंपनी, जो कंपनी शेयर ला रही है, ठीक है ना? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। प्राइवेट कंपनी डज नॉट, एक प्राइवेट कंपनी को इनमें से क्या करने की मनाही है? डज नॉट नहीं कर सकती, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट टू द राइट टू ट्रांसफर शेयर, क्या वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती? या नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है, एक लिमिट से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते? अपॉइंट एन ऑडिटर, क्या वो ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते? पब्लिकली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर, क्या वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर खरीदने के लिए? सबको पता है कि एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को नहीं इशू कर सकती, ये काम नहीं कर सकते। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, ये बाकी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी सारे काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये सब काम हो सकते हैं। बट ये पब्लिक को इनवाइट करने वाली चीज जो है ना, वो प्राइवेट कंपनी को अलाउड ही नहीं है। पहले उसको अपने आप को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये पब्लिक को शेयर्स अपने बेच सकते हैं।
ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। पढ़िए। विच टाइप ऑफ शेयर में बी डिविडेंड इन अरियर, ऐसे कौन से शेयर हैं, ध्यान देना, ऐसे कौन से शेयर हैं जिनमें डिविडेंड भी बकाया हो सकता है, कंपनी के द्वारा यानी कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड अरियर्स हो गया, डिविडेंड नहीं दे पाई कंपनी और वो जोड़ के देगी एक साथ। होता है ना ऐसा, जैसे कि यहाँ समझिएगा, जैसे कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 में मान लीजिए लॉस हो गया, ईयर 2 में भी लॉस हो गया, और ईयर 3 में प्रॉफिट हो रखा है। तो डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन ईयर 3 में जो डिविडेंड मिलना था वो तो मिलेगा ही। बट इस साल ईयर 1 का भी डिविडेंड मिलेगा और ईयर 2 का भी, जो कि बकाया था 2 सालों से, जो कि पिछले 2 सालों से जो डिविडेंड बकाया चल रहा था वो इस तीसरे साल में आके मिलेगा। तो यहाँ पे ईयर 1 का भी डिविडेंड मिलेगा और ईयर 2 का भी डिविडेंड, सब जोड़ के यहाँ पे मिलता है। वो कौन से शेयर हैं जिनमें सब डिविडेंड बकाया पिछला डिविडेंड जोड़ के मिलता है, क्योंकि क्योंकि लॉस हो गया था ना, तो लॉस हो गया तो डिविडेंड मिलने नहीं वाला इस साल। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं देंगे, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल जोड़ के देंगे। ठीक है ना, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल जोड़ के देते हैं। तो बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शंस है आपके सामने, ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, बता दीजिए। इसके नाम में ही क्यूमुलेटिव है सर। बी, क्यूमुलेटिव मतलब कंबाइन, क्यूमुलेटिव मतलब कंबाइन, यानी कि मिलाकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलाकर मिलेगा, क्यूमुलेटिव, बी इज द करेक्ट आंसर। गुड। शेयर अलॉटमेंट का एक सवाल, शेयर अलॉटमेंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? फटाफट से बता दो, ये तो क्लास में बताया जा चुका है और ये बहुत ही बेसिक सवाल। शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई भी नहीं? सब बच्चे जवाब देंगे पर्सनल अकाउंट है सर। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है सर। क्यों? पर्सन्स का रिप्रेजेंट करता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? पीपल्स, है ना, लोगों का पैसा, पीपल्स मनी, जिन्होंने शेयर लिया है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट नहीं होगा, नॉमिनल तो एक्सपेंसेस का अकाउंट होता है। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में पैसा आता है, पर्सनल अकाउंट है ये। ठीक है, व्यक्तिगत, हिंदी वालों, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता पर्सनल। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर, कितने टाइप के शेयर होते हैं, सबको पता है ये बात। बताइए, आंसर दीजिए। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, सबको पता है ये बात। इक्विटी, प्रेफरेंस, दो तरीके के। ऑल राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। दो तरीके के खाते होते हैं, शेयर्स होते हैं। शेयर्स दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, पढ़िए। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशू बाई, स्वेट इक्विटी शेयर अगर कोई कंपनी इशू करना चाहती है तो वो इशू कर सकती है कैसे? ऑप्शन सुनिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे कंपनी, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन और सैंक्शन फ्रॉम एनसीएलटी, दोनों से सैंक्शन मंजूरी ले ले पहले, ठीक है, स्वीकृति ले, या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करे, या इनमें से कोई भी नहीं। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करेगी तो पहले क्या परमिशन लेगी, कोई मीटिंग बैठाएगी, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन करेगी, या और उससे मंजूरी लेगी इससे, एनसीएलटी से, या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से जवाब दे दो।
सर हमने पढ़ा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, ये तो हमने पढ़ा था। ए इज द करेक्ट आंसर। गुड। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हो जाएगा। कोई कोई सेंक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऑर्डिनरी तो होता ही नहीं है। ऑर्डिनरी तो होता ही नहीं। ऑर्डिनरी नहीं होगा, ये पता है आपको। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। और ए, नॉट नॉट बी, ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर ना। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। डिस्काउंट अलाउड से एक सवाल आ रखा है, पढ़ेंगे। डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, जो हम शेयर इशू करते टाइम डिस्काउंट देते हैं वो किसका एग्जांपल है? ऑप्शन देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो, डेफर्ड रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है, या क्रूड होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल। बताइए। डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये किसका एग्जांपल है? ये कैपिटल का है, डेफर्ड का है, रेवेन्यू का है, या क्रूड का है? हम जब शेयर इशू करते हैं, बच्चे यहाँ ध्यान दो, हम जब शेयर इशू करते हैं तो कुछ डिस्काउंट देते हैं। पर डिस्काउंट देने से हमें क्या मिलता है? शेयर का पैसा, यानी कि कैपिटल। और उस कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं। उस कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डिस्काउंट मिला, ये भी क्या होगा? हमें इसका, जो इसकी खर्चा है, इसको भी हमें पूरे जब तक हम पैसा रखने वाले हैं कैपिटल का, उतने साल तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डिस्काउंट जो हमारा एक्सपेंस है, जो हमारे लिए खर्चा है, बट ये खर्चा भी हम क्या करेंगे? एक साल में थोड़ी रिडीम करेंगे, इस खर्चे को भी हम लेके चलेंगे जब तक हम इस कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये कैसा एक्सपेंडिचर हुआ? पहली बात तो ये बताओ कि डिस्काउंट अलाउड, पहले तो ये बताओ, डिस्काउंट अलाउड एक तरीके का एक्सपेंडिचर है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल एक्सपेंडिचर तो है। बट क्या ये एक्सपेंडिचर हम क्यों कर रहे हैं? हम ये एक्सपेंडिचर करते क्यों है? शेयर होल्डर से पैसा लेने के लिए। शेयर होल्डर हमें पैसा देंगे, हमारे शेयर खरीदेंगे, तो हम डिस्काउंट पे शेयर बेच रहे हैं। तो ये जो खर्चा आपने किया, ये जो एक्सपेंडिचर आपने किया, क्या ये इसका बेनिफिट आपको एक साल तक होगा, या एक साल से ज्यादा होगा? सोच के बताना। ये जो खर्चा तुमने किया शेयर होल्डर से पैसा लेने के लिए, ये खर्चा जो तुमने किया, इस खर्चे का बेनिफिट तुम, यानी बेनिफिट क्या, इस खर्चे का बेनिफिट क्या? शेयर कैपिटल मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। तो उस पैसे को इस्तेमाल तुम एक साल करोगे या एक साल से ज्यादा करने वाले हो? सर, डेफिनेटली एक साल से ज्यादा करेंगे। तो क्या ये एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया है, इसको भी एक साल में ही खत्म कर देंगे, या लंबे, जब एक साल से ज्यादा तक हम दिखाएंगे इसको? इसको भी सर दिखाइए। इसको भी आप अगले साल तक लेके चलिए, उसके बाद भी ले जाइए। एक ही साल में इस खर्चे को दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। क्योंकि जो इससे जो बेनिफिट हुआ है, उसको हम एक साल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको तो हम सालों साल इस्तेमाल करेंगे, या एक साल से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसको हम एक साल से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो खर्चे को भी एक साल से ज्यादा दिखा दीजिए। तो उसके लिए हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल नहीं होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होता है, क्रूड भी नहीं होता है, डेफर्ड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है वैसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। तो इन एक्सपेंसेस को भी हम लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इनकी वैल्यू एक साल में नहीं खत्म कर देंगे। ठीक है? तो जो डिस्काउंट अलाउड क्या है, डेफर्ड, सारी बातें क्लास में डिटेल में डिस्कस हुई हैं। और यहाँ पे बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये सब एक हिंट की तरह लीजिएगा, एक क्विक रिवीजन की तरह लीजिएगा। डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, डिस्कशन क्लासेस में हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, आपके एग्जाम्स हैं, तो मैं बेस थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? बैकग्राउंड समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो भी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, और आंसर्स को भी समझेंगे कि ये आंसर क्यों हुआ। बी, वाई बी इज द करेक्ट आंसर, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है? तो ये रहा इसका बैकग्राउंड, मैंने बताया आपको बहुत ही कम शब्दों में।
आखिरी सवाल है ये, इसके बाद ये आंसर है आपके सामने, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ना शुरू कीजिए। एक कंपनी कैन री इशू इट्स फोरफिटेड शेयर, कंपनी री इशू कर सकती है अपने फोरफिटेड शेयर। बताइए कैसे, पार पे, प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे। बताया गया था आपको क्लास में कि री इशू तीन तरीकों से होता है: एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों तरीकों से हो सकता है री इशू। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। सर यहाँ तो प्रीमियम भी है, फेस वैल्यू भी है, और डिस्काउंट। अच्छा हाँ, एक बात और, फेस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं अपन? फेस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं अपन? पार। फेस वैल्यू को ही बोलते हैं एट पार। तो सर यहाँ पे तो तीनों बातें आ गई। हाँ, तीनों बातें आ गई। तो तीनों बातें आ गई, तो कौन सा ऑप्शन सही है बता दीजिए अब। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव। तीनों तरीकों से री इशू कर सकते हैं फोरफिटेड शेयर को, तीनों तरीकों से। ठीक है ना, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है।